हेलो एंड वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर। आपका एग्जाम है ना क्लास नाइन्थ का। और ये प्रैक्टिस पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी कंपनी ने नहीं बनाया। आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। इसी वजह से इस सैम्पल पेपर की इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और इस सैम्पल पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को करवाने के पीछे मेरे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पेपर अपलोड करती है तो उसको तो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीधा उठ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार, मैक्सिमम टाइम। ठीक है। सैम्पल पेपर के तो आते ही आते हैं, चाहे किसी का भी सैम्पल पेपर करो। बहुत सारे क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर में से कम 5-6 क्वेश्चन तो डिट्टो आते ही आते हैं। ये तो बात लिख लो आप। ठीक है। पता है मतलब चीज़ क्या है, दूसरी वजह जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पता है वो है कि मैं आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ। ये पेपर है ना, अभी 3-4 महीने पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। प्रैक्टिस पेपर है ना, सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। ये पेपर मैंने नहीं बनाया। एक ही पेपर है जो सीबीएसई डालती है। बट आपको पता है, मैं हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो वीडियो बनाता हूँ, और यहाँ पर मेरी पिछले साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है, चारों बुकों की। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन मैच करवाऊंगा। ठीक है। ये समझाऊंगा भी और पहले पेपर मैच करवाऊंगा आपको। ठीक है। और इससे आपको ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आपने पिछले साल वाली वीडियो डाली है। अरे भाई, पता है बात क्या होती है। मैं ना वीडियो तब नहीं डालता हूँ जब मेरे को लगता है कि भाई इस साल है ना कुछ अलग क्वेश्चन आया। जब कोई क्वेश्चन ही अलग नहीं आया, पूरा पेपर मैच हो रहा है। पिछले साल भी पूरा पेपर मैच हो रहा है, इस बार भी होगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो फिर मैं क्या बताऊँ, बताओ अलग। समझ रहे हो, तो मैं अलग से अपलोड करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। ठीक है। चलो, बट फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए हर एक क्वेश्चन पहले मैं मैच करवाऊंगा। 5-5 नंबर वाले पहले मैच करवा दूंगा, फिर समझाऊंगा। फिर बाकी 3 नंबर वाले फिर समझाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है। एमसीक्यू वगैरह देख लेंगे, 2 मिनट लगता है एमसीक्यू देखने में, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ठीक है। क्या लिखा है, मॉनसून इज कंसिडर एज द यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया, एवेल्यूट द स्टेटमेंट। आ जाओ जी, जियो का क्वेश्चन है, इतना तो पता चल ही रहा होगा क्या लिखा है। पहले मैं दिखा देता हूँ यार। अगर यकीन ना हो रहा हो ना, पहली बात पिछले साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उठाकर देख लेना, सेम पीडीएफ है या नहीं है। ठीक है जी। ओके। वाई इज द मॉनसून कंसीडर एज द यूनिफाइंग बॉन्ड, चेक जी, ये वाला क्वेश्चन जो है वो है सर। ओके। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, या क्लाइमेट ऑफ इंडिया या इंडियाज क्लाइमेट एक ही बात है। क्या लिखा है वह, व्हाट आर दी कंट्रोल, क्लाइमेटिकल कंट्रोल एक ही बात है, क्लाइमेटिकल कंट्रोल अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से चीजें हैं, फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। एक ही बात है, क्लाइमेट चाहे मैं कंट्रोल बोलूँ चाहे फैक्टर बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है जी, डिट्टो क्वेश्चन। जिन्होंने मेरी वीडियो देख रखी होनी है उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था मैंने बोला भी था, एग्जाम में फैक्टर पूछे कंट्रोल पूछे एक ही बात है। आ जाओ जी, ये भी मैच हो गया सर। एक्सप्लेन दी वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अ, ये रही जी इकोनॉमिक्स की पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9 दिख रहा है आपको। और डोंट वरी, ये जो पीडीएफ है ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, दिख रहा होगा, मेन पॉइंट स्टडी 9th करके टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। मैं पहले जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे आप, फाइल में जाओगे तो आपको सीधा लिखोगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपके सामने बहुत सारी पीडीएफ आ जाएगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। देखो सिविक्स की भी दिख रही होगी, नीचे आओगे मिल जाएंगी सारी की सारी पीडीएफ, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो अभी ऊपर आओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है ना, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लासीफाई इनटू 3 फैक्टर, वो बताने हैं कौन कौन से 3 सेक्टर्स है। चलो जी सर, ये वाला भी मैच हो गया। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे मैच हो रहे हैं सारे, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं, मैं बिना सोचे समझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं बनाता, बहुत सोच समझ के बनाता हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिख ही रहा होगा आपको, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताना है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। ये ला जी, एम्प्लॉयमेंट आपको दिख रहा होगा, ये पहले से मार्क करा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसकी वॉइस नहीं आ रही थी तो इसलिए दोबारा बनानी पड़ी। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, और दो ही टाइप की होती है, अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ये वाला भी हो गया आप। ओके। चलो, अब ये जूइश वाला के स्टूडेंट की क्या, ये वैसे तो आपसे पूछा है, इफ़ यू आर दी जूइश स्टूडेंट ड्यूरिंग द नाजी रिजिम, कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करनी पड़ती। तो ये है कि स्कूल या नाजी के अंदर जो है वो यूथ कैसे चल रहा था उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है। द कंडीशन ऑफ नाजीन, ये रहा, ये रही पीडीएफ जी। ठीक है। ये देखो, दिखा देता हूँ मैं पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाजी हिटलर वाला दिख ही रहा होगा आपको। आ जाते हैं जी नीचे, क्या लिखा है। ओके जी। व्हाट आर द यूथ एडुकेटेड ड्यूरिंग नाजी रिजिम, तो ये पूरा बता रखा है कि उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। अभी बताऊंगा मैंने बोला पहले मैं मैच करवा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा सारे। सर ठीक है। ये है कि विमेंस का क्या रोल था, ये वाला, द रोल ऑफ, ओके,
मतलब हैड यू बीन अ वुमेन इन द, अगर आप नाज़ी जर्मनी के अंदर, नाज़ी रिजिम के अंदर आप वुमेन होते, तो क्या-क्या रोल होता आपका? क्या-क्या काम करना पड़ता आपको? क्या-क्या चीज़ें होती जो आपसे रिलेटेड होती? तो वो वाला क्वेश्चन है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके जी, उसके ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, देखो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वुमेन इन नाज़ी, और अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर ये तो एडिट करी हुई हो सकती है आपकी पीडीएफ, तो भाई पुराने पिछले साल की वीडियो उठा के देख लेना, मिल जाएगी। ठीक है? मदर ऑफ कल्ट, क्या कहते हैं, कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है? चलो जी। तो मतलब सर 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है, और मैं और मिला के बोल रहा हूँ, मैंने और भी मिलाए हैं। सर ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही क्वेश्चन मिलाया है, ऐसे एक ही और पे नहीं, मैंने दोनों और वाले मिलाए हैं, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं जी इस पे। इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में बताओ। चलो जी, सिविक्स का क्वेश्चन है, इतना तो अपने को क्लियर है। ये रहा जी सिविक्स का, ये रही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ। नीचे आएंगे, क्या लिखा है, व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन भी मैच हो गया। आ जाओ जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी। दूसरा है, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस बताओ और कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। ये तो पता ही है आपको कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावर, वो डिफरेंस में ही आ जाता है, डोंट वरी। कहाँ गई वो, ये रही। ऊपर करते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। 5-5 नंबर का हर एक क्वेश्चन और के साथ मैंने मैच करवाया है। अब पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? क्या लिखा हुआ है आपका, चलो जी शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, मैं पहले बता देता हूँ, ये सामने आपको आंसर बिल्कुल नीचे की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है ना, ये रहा। सबसे पहले तो जुडिशरी के अंदर क्या आते हैं, पहले तो 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, सुनना मेरी पास, सुनना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ वगैरह बनाते हैं ना, एमपी वगैरह आते हैं इसमें। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आईपीएस आईपीएस, इनको लॉ को इंप्लीमेंट करवाना काम होता है इनका। जुडिशरी में जज वगैरह, कोर्ट वगैरह आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी की सारी हमारे जुडिशरी के सिस्टम में आता है। क्या जुडिशरी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट है, आपको बोलना है, द आंसर इज यस। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि जुडिशरी जो है उस पर ना ही लेजिस्लेचर का कंट्रोल चलता है और ना ही एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट, जुडिशरी को, यानी जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस, उसको चुनता तो प्रेसिडेंट है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट एक बार चुनने के बाद है ना, उनको प्रेसिडेंट अकेले नहीं हटा सकता, उसके लिए पूरा एक तरीका यूज किया जाएगा जिसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। उसको सिर्फ इम्पीचमेंट के तरीके से हटाया जा सकता है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि भाई आज से आपकी छुट्टी, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। दूसरी बात है कि जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करके बताता है गवर्नमेंट को कि हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का मतलब ये है, आप ये मत करो, ये करो, ठीक है? और अगर किसी लॉ को जुडिशरी बोल दे कि वो इनवैलिड है, तो उसे इनवैलिड ही माना जाता है, ठीक है? तो यानी अगर कोई, मान लो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, जो कि गलत लॉ बनाया है, तो अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पास इतनी पावर है, इतनी इंडिपेंडेंट है वो कि उस लॉ को वो क्या करवा सकती है, इनवैलिड घोषित करवा सकती है, ठीक है? और साथ में जुडिशरी जो है, उसके पास इतनी पावर है, वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे भी नज़र रखती है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इससे अपने को पता चलता है कि जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। येस और नो, क्लियर हो गया? इसमें एक पॉइंट और याद लिख लेना आप, कि जुडिशरी की जो सैलरी होती है, जज की जो सैलरी होती है ना, वो गवर्नमेंट नहीं पे करती, उनके लिए अलग से फंड बनता है, ठीक है? तो मतलब अगर मान लो ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मान लो कोई पीएम है, या कोई भी एमपी एमएलए, कोई भी मिनिस्टर है, और मिनिस्टर का केस जो है वो एक कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट ने जज उसके मिनिस्टर के खिलाफ फैसला सुनाया, तो वो तो रुकवा सकता है सैलरी। तो इसके लिए जो जज की सैलरी होती है वो गवर्नमेंट नहीं, उनके लिए अलग से फंड बनता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो जी, ये वाला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मैं आपको चल आंसर से ही समझाता हूँ, फिर आप बोलोगे सर लिखना क्या है वो तो बताओ। ठीक है जी, चलो। आ जाते हैं जी ऊपर, ये रहा जी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, ये बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं ना, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट, नॉट इलेक्टेड, आईएएस आईपीएस नॉट इलेक्टेड होते हैं, है ना? दूसरी बात है, इनके लिए कोई एडुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 12वीं पास अगर कोई मिनिस्टर है तो उसको भी एडुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए कोई एडुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसके लिए एडुकेशन, आईपीएस आईपीएस बनने के लिए आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए होती है। इनका फिक्स टेन्योर होता है, 5 साल तक ही रहता है एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर। बट जो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, रिटायरमेंट तक या टिल डेथ या टिल रेजिग्नेशन तक ये रहते हैं। एग्जाम्पल है आईपीएस आईएएस। और
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है जी? चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नीचे आ जाते हैं। नाज़ी जर्मनी के अंदर वुमेन्स का बताओ और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था नाज़ी यूथ का, वो बताना है। सबसे पहले तो मैं मदरहुड से पहले यूथ वाले पे आ जाता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज़ूम कर लें क्या? आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। ज़्यादा ही हो गया। चलो जी। तो कि नाज़ी जर्मनी के अंदर जो है वो बच्चों की हालत, जो खासकर स्टूडेंट की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब कैसे, स्कूल के अंदर है ना, नाज़ी ने क्या करवाया, स्कूल को क्लेंज़ करवाया। क्लेंज़ का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो भी जूइश टीचर थे उनको पहले डिसमिस करा। दूसरी बात है कि जो जूइश और नॉन जूइश बच्चे हैं ना, यानी जो हमारे नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं ना, उनको बोला कि आपको अलग-अलग बैठना है। और उसके बाद क्या किया, अलग-अलग बैठने के साथ जो हमारे हैंडीकैप है और जो जिप्सीज़ लोग हैं उनको भी बोला गया कि आपको स्कूल छोड़ देना है, मतलब उनसे स्कूल छुड़वा दिया और उनको फिर गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया। उसके बाद स्कूल में भी एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया गया जिसका नाम था रेशियल साइंस, जिसमें बोला जाता था कि सबसे बढ़िया जो जीन्स है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन के हैं और सबसे खराब लोग कौन है, वो है जी जूइश लोग। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। साथ में चिल्ड्रंस को बोला जाता था कि आपको लॉयल रहना है, किसके प्रति, आपको लॉयल रहना है हिटलर के प्रति, उसको वर्शिप करना है, कंडेम करना है डेमोक्रेसी को और हेट करना है जूइश को, ये बोला गया। साथ में अलग-अलग यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन भी बनाई गई, जैसे कि 10 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एक जॉन्ग वॉक्स नाम से एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई गई, और ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और अगर कोई 18 साल से ऊपर हो जाता था, तो उसके लिए नाज़ी के अंदर जॉब वगैरह भी उनको दी जाती थी। और जो एक यूथ लीग थी ना, जो नाज़ी ने बनाई थी, उसका बाद में नाम चेंज कर हिटलर यूथ कर दिया। मतलब मेन आंसर जो है वो आपका यहीं पर ख़त्म है। मतलब यहीं तक ख़त्म है आपका मेन आंसर, ठीक है? यानी वॉयलेंस वगैरह हिटलर को पूजने के लिए बोला गया और जूइश को हेट करने के लिए बोला गया, यहीं तक। अब मदर ऑफ द कल्ट ऑफ मदरहुड पे आ जाते हैं कि वुमेन की सिचुएशन कैसी थी। तो नाज़ी जर्मनी के अंदर बोला जाता था कि मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों डिफरेंट है, ठीक है? और दोनों की अलग-अलग ड्यूटी है। मेन को बोला जाता था कि आपको एग्रेसिव होना है, मस्कुलिन होता है, स्टील हार्टेड होना है, जबकि वुमेन को बोला जाता था कि आपको क्या करना है, एक गुड मदर बनना है और साथ में प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को ही पैदा करना है, यानी जो जूइश लोग हैं उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं रखना। दूसरी बात है, गर्ल हैड टू मेंटेन दी प्योरिटी, मैंने बताई दिया, प्योरिटी मेंटेन करनी है, यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यन से ही शादी करनी है। दूसरी बात, ये भी बोला गया, हिटलर ने 1933 में बोला था कि इन माई स्टेट मदर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाज़ी जर्मनी ऑल दी मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। बट नाज़ी जर्मनी के अंदर सारी वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया था, ठीक है? वुमेन हु बोर्न रेशियली अनडिज़ायरेबल, मतलब जो वुमेन जो है, किसी अगर जूइश बच्चे को पैदा कर देती थी ना, या जिनकी ब्लॉन्ड आँख नहीं होती थी, ब्लॉन्ड बाल और नीली आँखें नहीं होती थी ना, तो उनको सज़ा दी जाती थी। और अगर कोई ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन होते थे, तो उनको अवार्ड दिए जाते थे। 4 बच्चे पे ब्रॉन्ज़, 6 पे सिल्वर, 8 पे गोल्ड, 8 या 8 से ज़्यादा पे गोल्ड मिलता था और उनको फैसिलिटी वगैरह भी दी जाती थी। और अगर कोई नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे को पैदा ना करके, कोई ऐसे बच्चों को पैदा करे जिनकी काली आँखें, काले बाल थे, तो उनको सज़ा दी जाती थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो चलो जी, ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन काम तो करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीज़नल और डिस्गाइज़। जब साल के कुछ महीने किसी पर्सन को काम नहीं मिल पाता तो उसको सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और डिस्गाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं जब कोई पर्सन बेसिकली काम करता है, मतलब एक तरह से काम, ओके, एक काम के अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं ना, तो वो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो डिस्गाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। एक फार्म है, उसके अंदर 10 लोग लगे हुए हैं, 100 किलो अनाज उगा रहे हैं। मज़े की बात है, अगर मैं 5 को हटा दूँ और 5 ही रखूँ तब भी 100 किलो अनाज उगेगा। तो यानी जो 5 लोग हैं ना वो एक्स्ट्रा हैं, वो डिस्गाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित हैं। येस और नो? तो अब ये बताओ, क्या डिस्गाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट में एक्स्ट्रा काम करने का उनका कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, 100 का 100 किलो नहीं अनाज उग रहा है, तो इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 नहीं होती। इसका एग्ज़ाम्पल सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्ज़ाम्पल है आइसक्रीम वाले भैया। गर्मियों में तो अच्छे पैसे छापते हैं, सर्दियों में उनको दिक्कत आती है, जॉब वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ जॉब सिक्योरिटी है। यानी अगर मैं खुद खेत में जाकर उन 5 लोगों को ना आइडेंटिफ़ाई करूँ कि हाँ यार, इनके काम करने का फ़ायदा नहीं हो रहा, तब तक इनको कोई भी जॉब से नहीं हटाएगा। तो यानी यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ नहीं है। ठीक है? और वो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कौन-कौन से वो 3 इकोनॉमी के थे, वो देख लेते हैं। आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 में बटी हुई होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है, जब आप नेचर से चीज़ें लेके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, नेचर का यूज़ करते हो, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे अब दूध दूध हो गया,
दूध जो है वो आपने गाय से मिलता है, और गाय जो है वो आपने नहीं बनाई, भगवान ने दी है, भगवान की देन है, नेचर की देन है। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है ना? मछली मछली वगैरह, है ना? फार्मिंग वगैरह, क्योंकि जो किसान है वो क्या करता है, ज़मीन पे खेती करता है। अब ये जो खेत है वो किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, उसने तो नहीं बनाया। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, जहाँ भी हम नेचर का डायरेक्टली यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें ज़्यादातर इसको ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। और इसमें ना सेकेंडरी, इसमें फैक्ट्री से रिलेटेड काम होता है। तो यानी जो भी बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, और टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और इसमें ना सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है? कोई मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि दूसरे की हेल्प करी जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट ये कोई फिजिकल चीज़ देना नहीं होता। समझ गए? ये होता है सर्विस। जैसे बैंकिंग, जैसे टूरिस्ट टूरिस्ट अगर कोई गाइड है तो आपको कुछ दे थोड़ा ना रहा है, वो तो आपको चीज़ें समझा रहा है। तो ये होता है उसके अंदर, टर्जरी सेक्टर के अंदर। ठीक है? एग्जाम्पल देखो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फैक्ट्री के अंदर वो गन्ना बनाना, चीनी के अंदर है ना, स्टील की फैक्ट्री वगैरह, और इसके अंदर वही मछली पालन, दूध पालन, वो बता दिया मैंने आपको। ये भी हो गया। मॉनसून कंसीडर एज द यूनिफाइंग बॉन्ड। आ जाओ जी, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। मॉनसून इज कंसीडर एज द यूनिफाइंग बॉन्ड। आज चलो जी, यही वाला क्वेश्चन है ना? नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ये रहा जी, छोटा ही आंसर है। आप सोचोगे 5 नंबर में कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ 5 नंबर में कैसे लिखना है। मॉनसून इज कंसीडर एज द यूनिफाइंग बॉन्ड बिकॉज द इंडियन लैंडस्केप एंड इट्स फ्लोरा एंड फौना एटसेट्रा हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून। मतलब मॉनसून जो है वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। इंडिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, जीव जंतु हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा, मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपको आगे लिखना है, हमारे जो फेस्टिवल है वो भी कहीं न कहीं मानसून पे डिपेंड होते हैं, है ना? हमारी जो खेती है वो भी एग्रीकल्चर पूरी की पूरी मानसून पे, बारिश पे डिपेंड होती है। तो इसी वजह से मानसून काम करता है एज़ अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ठीक है? चाहे हमारे वो हमारी ऋतु है, ऋतु जानते हो ना? हमारा जो सीज़न है, सीज़न वो भी मानसून की वजह से आता है। हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन वो भी मानसून की वजह से होता है। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल जो होते हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट एनिमल जो होते हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से मानसून कंसीडर एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया को इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले 3 मेन फैक्टर हैं। जस्ट सेकेंड, नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। स्पार्स पॉपुलेशन, चलो जी, इसमें दे रखा है। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट कौन कौन से? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशनिक करंट, और रिलीफ फीचर, और लैंडस्केप, और प्रेशर विंड। सबसे बढ़िया पता है क्या रहेगा, इसके नाम याद कर लो आप। ठीक है? एक एक है ना, ऑल्टीट्यूड बता देता हूँ। ऑल्टीट्यूड, वैसे तो आप इनके नाम भी लिखोगे ना तो मोर देन इनफ रहेगा, बट मैं फिर भी इसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है? ताकि आप एग्जाम के अंदर लिख पाओ। जो एरिया सी से ज़्यादा दूर होता है ना, वहाँ पर है ना ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली और महाराष्ट्र के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना? अगर महाराष्ट्र की बात करूँ ना, तो महाराष्ट्र के अंदर जो कंडीशन है ना, महाराष्ट्र के अंदर जो मौसम होगा वो बढ़िया होगा। ठीक है? मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड, ना बहुत ज़्यादा गर्मी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इस चीज़ को कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है? दूसरी बात है कि रिलीफ फीचर, ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ों पे जाओगे तो ठंड मिलेगी, है ना? तो रिलीफ फीचर भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है? और प्रेशर एंड विंड, जो विंड होती है वो भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, जिसमें से एक विंड है जेट स्ट्रीम। है ना? है ना? हवाएं जेट स्ट्रीम इंडिया के देखो, इंडिया में सर्दियों में भी बारिश आती है, और इसका रीज़न, और ये बारिश कौन सी होती है, इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है? और ये जेट स्ट्रीम की वजह से ही आती है। क्लियर हो गया? ओके जी। एक चीज़ और बता देता हूँ। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें भी ऐसे लिखा होगा हिमालय का एग्जाम्पल, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है? एक्चुअल में जो हिमालय है ना, हमारे इंडिया के ऊपर जो हमारे हिमालय है, वो हमें एक्चुअल में सर्दी से, ज़्यादा सर्दी से बचाते हैं। आपको लग रहा होगा सर पहाड़ है, ज़्यादा सर्दी से कैसे बचाते हैं? क्योंकि जो हमारे चाइना से, तिब्बत वाले एरिया से जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकता है हिमालयन माउंटेन। दूसरी बात है कि अब है ना, जब इंडिया में जब बारिश आ रही होती है ना, तो बादलों को ये चाइना जाने से भी रोकता है। इंडिया के अंदर ही उस बादल को रोकता है, जिससे इंडिया में ज़्यादा बारिश हो पाए।
ठीक है ना? येस और नो? अब इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर मिले हुए हैं। क्लियर है? चलो जी, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए अपने क्लियर। अब आ जाते हैं जी 3 नंबर वाले क्वेश्चन। फैब रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है? फैब रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, पहले तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ हिस्ट्री का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला है ये, सिविल वॉर वाला, अच्छा ऊपर होगा फिर तो। अरे कहाँ गया यार क्वेश्चन? फैब रेवोल्यूशन, आज ये नहीं नहीं, फैब रेवोल्यूशन 1905 रेवोल्यूशन है। फैब रेवोल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, एंड उसके जस्ट ऊपर होगा फैब रेवोल्यूशन। ठीक है? देखो फैब रेवोल्यूशन अक्टूबर रेवोल्यूशन में मैं आपको बेसिक मेन चीज़ बता देता हूँ। फैब क्योंकि हुआ क्या था वो बता देता हूँ, उसके बाद आप रीड करना। फैब रेवोल्यूशन के अंदर है ना, बहुत सारे लोगों ने, खासकर गरीब लोगों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। और इसका फ़ायदा इसमें क्या हुआ था कि किंग को हटा दिया गया था। जो ज़ार निकोलस सेकंड था, फैब रेवोल्यूशन में उसको हटा दिया गया था। और अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या था, सोशलिस्ट सरकार आई थी। ठीक है? अक्टूबर रेवोल्यूशन में सोशलिस्ट सरकार आई थी। एक बार पॉज़ करके आप रीड कर लेना, ठीक है? मैंने आपको बता दिया है, इसको रीड, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, है ना? मेन चीज़ यही थी, एंड इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट, और खासकर ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन और आफ्टर आफ्टर इफेक्ट ऑफ फैब रेवोल्यूशन, ठीक है? चेंज आफ्टर फैब रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। ओके? अब ये है कि स्कूल के अंदर अगर मान लो आपको बोला जाए रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, तो कौन से बनाओगे? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्म ऑफ करेक्टर, मतलब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसके फीचर बताने हैं। पहले मैं मैच करवा रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ जी। नहीं है तो उसकी है, ये रही सिविक्स की। पहला ही क्वेश्चन है, फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, आ जाओ जी, ये रहा क्वेश्चन। ये लिखा जी, ये देखो, नोट्स के अंदर ही मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट, ये नोट्स हैं वैसे चैप्टर के। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। क्या फीचर होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड। मतलब यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो कानून की नज़र में सारे के सारे बराबर होते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये लिखा है, और सब लोगों का वन वोट और वन वैल्यू होता है। कोई भी 4-5 पॉइंट लर्न कर लेना। ठीक है? नेक्स्ट है कि हिमालयन माउंटेन, मैंने अभी अभी बताया आपको, वरदान है हमारे लिए। कैसे वरदान है, मैंने आपको बता दिया था ऑल्टीट्यूड वाले एग्जाम्पल में। एक तो क्या करता है, ये ठंडी हवा जो तिब्बत से आ रही है उसको आने से रोकता है। दूसरी बात है कि इंडिया के मानसून को इंडिया के अंदर ही रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्नरेबिलिटी, जो वल्नरेबल ग्रुप जो है वो पॉवर्टी से अफेक्ट हो रहा है, एक्सप्लेन करो कैसे। सिविक्स का क्वेश्चन है ये। वल्नरेबल, हाउ वल्नरेबिलिटी अफेक्ट पॉवर्टी। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कि वल्नरेबिलिटी जो है वो पॉवर्टी की तरफ कैसे लेकर जाती है अपने को। वल्नरेबिलिटी, जस्ट अ सेकेंड। पॉवर्टी लाइन हो गया, ग्लोबल, ये रहा जी, आ गया ना। हाउ वल्नरेबिलिटी लीड टू दी पॉवर्टी। अब ये वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो कुछ लोग जो होते हैं उससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चार यहाँ पर इस, वैसे मैं इस इको की तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अभी अभी डाली है, तो वो जाकर दे सकते हो। चार जगह, चार घर हैं। एक को एक वेमेन ओन करती है, एक को ओल्ड पर्सन ओल्ड करता है, एक बच्चा 6-7 साल का ओन करता है, बॉय, और एक पर 25-26 साल का एक आदमी ओन कर रहा है, मेल, मैन ओन कर रहा है। चारों के घर पे बाढ़ आ जाती है। आपको क्या लगता है कौन अपना घर ज़्यादा बचा पाएगा, पहले बना पाएगा? मैन, है ना, जो 25-26 साल का है। बाकी लोग जो हैं ज़्यादा वल्नरेबल है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो फिजिकली होते हैं, जैसे कि कुछ हैंडीकैप लोग होते हैं, फिजिकली, है ना, फिट नहीं होते। और कुछ होते हैं जो कास्ट के को लेकर उनके साथ भेदभाव होता है, इसलिए वो वल्नरेबल रह जाते हैं। तो इसकी वजह से पॉवर्टी आती है। सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके, मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये क्वेश्चन है, बट मैं आपको मेनली पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लो जी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में सबसे पहले तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी और बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती, रोटी कपड़ा मकान भी पूरा नहीं हो पाता, उसको कहते हैं हम पॉवर्टी। ठीक है? अब पॉवर्टी क्या है कि हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों को पैसे नहीं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक बंदा जो पहले 100 रुपये कमा रहा था उसके लिए पूरा हो रहा था, बट उसकी फैमिली अब 4 मेंबर की हो गई है। तो क्या उसके लिए 100 रुपये पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, फूड नहीं खरीद पाएगा और वो गरीब रह जाएगा। दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं मिल पाएगी तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, किनके पास कम रिसोर्सेज है, और इसी वजह से जो है जिनके पास कम रिसोर्सेज है वो गरीब रह जाते हैं। सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल निभाता है गरीब होने में, जैसे भेदभाव होता है, तो जाति के नाम पे भेदभाव की वजह से भी कुछ लोग जो है उनके पास ज़मीन नहीं मिलती उनको, है ना? ये सारी की सारी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। लो ग्रोथ रेट, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ने हमारे जो भी बिजनेस थे ना, जो भी उद्योग थे, फैक्ट्री थी, है ना, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया थे, उन सबको तबाह कर दिया, बंद कर दिया, बंद करवा दिया, और इसी की वजह से इंडिया का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गया था ब्रिटिश टाइम में, और एंड में जाकर जो है वो उसी वजह से इंडिया के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्लियर हो गया? चलो जी। वट डू यू वट डज एनी कंट्री वाई डू वी नीड वाई डज एनी कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? सिविक्स का क्वेश्चन है, पहले तो देख लेते हैं है या नहीं। ये ये लो जी, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। एक मजे की बात बताऊँ, एग्जाम में ना क्वेश्चन आया था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और मेरे को याद है मैं एग्जाम खत्म होने के बाद वीडियो बना रहा था, मैंने कहा भाई देखो ये भी क्वेश्चन मैच है, ये भी क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने वीडियो के अंदर बोला था बकायदा कि चाहे ये बोला जाए, चाहे वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाए, एक ही बात है। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो अलग अलग क्वेश्चन है, अरे सेम है बाबू, सेम है मेरे बच्चे, तो इसी वजह से ये है, ठीक है? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात होती है, ओके? चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, रोल पूछे, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, एक ही बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। पहला, रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? जिससे लोगों में कोऑर्डिनेशन रहे। दूसरी बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि पावर जो होगी डिसीजन लेने की वो किसके पास होगी। तीसरा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है, और चौथा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को राइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है? आ जाओ जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। समर के समर सीजन के फीचर बताने हैं और ऑन सेट ऑफ मॉनसून बताना है, दोनों के दोनों क्वेश्चन पहले दिखा दूं क्या? अब तो मेरे को लग रहा है आप भी सुन सुन के कि सर हाँ ठीक है, सारे के सारे मैच हो रहे हैं, बट यार बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समर भी और समर भी और क्या कहते हैं उसको, विंटर भी, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर। हम्म, कहाँ गया जी? जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि यार नीचे मैंने ना लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेटिकल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, मेरे को 100% पता है यार ये क्वेश्चन, ऐसा मैं हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन छोड़ दूँ। चलो फिर भी मैंने नीचे तो अभी पता चल जाएगा अगर आंसर में, क्योंकि मैंने अभी देखा भी था कि आंसर में दे रखा है मैंने। मैकेनिक कोल्ड वेदर सीजन, और ये देखो जी कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, दोनों के बारे में करना है, तो सर्दियों के बारे में तो आप कुछ भी लिख दोगे, यस और नो? बट दे रखा है इस पीडीएफ के अंदर, चेक करना मिल जाएगा। ऑन सेट ऑफ मानसून का भी दे रखा होगा, ऑन सेट ऑफ मानसून का भी देख लेते हैं। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कि मॉनसून आता कैसे है, पूरा का पूरा वो स्टोरी बतानी है मॉनसून की। नहीं है तो कोस्टल एरिया वाला ये रहा जी, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है? ये पूरा ऑनसेट ऑफ मॉनसून है। चलो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन के उसमें, देखते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून वेदर का ये, अच्छा ये कोल्ड वेदर सीजन है, हॉट वेदर सीजन का भी लिखना है, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे उस पर, क्या क्वेश्चन था हमारा? ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, वैसे मैंने ऊपर वाला तो मैच करा दिया और का, बट फिर भी करवाना इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया हुआ है यार ये। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, वैसे वाई डज इंडिया हैव ए मॉनसून टाइप क्लाइमेट, इस वाले आंसर के अंदर ही मैंने वो डाल दिया था, मेरे को आज भी याद है। ये वैसे ये रहा जी, नीचे भी लिखे हुए हैं मैंने, ये वैसे मैंने इसी वाले क्वेश्चन के अंदर करवा दिया था कि क्लाइमेट क्या है, और जो हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट है उसके बारे में बताओ। तो मानसून आता कैसे है, मेरे को याद है आज भी, केरला में, फिर दो में बढ़ जाता है अरेबियन सी ऑफ बे बंगाल ब्रांच में, फिर है ना, होता क्या है, हमारे इंडिया के पहाड़ है तो इसकी वजह से वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी होगा कि ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है। ये लिखा जी कि जो हमारी रेनफॉल है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है जी, पूरा का पूरा, यस और नो, क्लियर हो गया? अगर, चलो मैं फिर भी एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको।
हमारे इंडिया में क्या होता है कि है ना, सबसे पहले जो हमारी साउथ ईस्ट विंड है वो हमारे केरला के अंदर जो हाथ आती है सबसे पहले बारिश, उसके बाद जो है ये 2 पार्ट में टूट जाती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से दिल्ली में बारिश होती है। तो मानसून टोटल 100 से 120 दिन लेता है, और टेम्परेचर जो है वो नीचे से ऊपर जो है वो गिरना शुरू करता है। यस सर नो, ये वाली बात है। ये वही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना था, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब फ्रेंच के अंदर सेंसरशिप हटाई गई थी तो क्या हुआ था, लोगों को राइट्स वगैरह मिले थे, ये सारी की सारी बातें। ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम, इंडिजीनियस लोग जो हमारे बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं, सीनियर सिटीज़न है, जो बहुत ज़्यादा गरीब भी और सीनियर सिटीज़न भी है, उनके लिए होती है अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है। और आ जाते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे, अब मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है। फूड सिक्योर फूड, मैं ना एमसीक्यू भी मैच करवाऊँ, अभी देखना। वैसे चलो यार, मैं आपको ना एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। मैंने आपके एमसीक्यू भी करवा रखे हैं इसके अंदर, मतलब एमसीक्यू भी जो है ना वो मैच है। कहाँ गई यार इकोनॉमिक्स की, इसी में ही होगी, नहीं है तो हिस्ट्री की है। चलो, मैंने एक तो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा जी। अंत्योदय अन्न योजना है, तो एक अन्नपूर्णा स्कीम भी है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है, हु आर फूड इनसिक्योर, एमसीक्यू चेक करो। हु आर फूड इनसिक्योर कौन है, लैंडलेस लेबर, ट्रेडिशन आर्टिसन और डेस्टिट्यूट। लैंडलेस लेबर, ट्रेडिशनल आर्टिसन और डेस्टिट्यूट, तीनों है यानी। यस सर नो, ऊपर आ जाओ जी, ऊपर वाले क्वेश्चन पे। कि पॉवर्टी जो है वो कौन निकालता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यू में दिखाता हूँ जी आपको। पॉवर्टी के क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी हुई थी, मेरे को अभी भी याद है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेटेड बाय। ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इंडिया के अंदर 2400 जो है वो शहरों के गांव के लिए है, और 2100 कैलोरी जो है वो शहरों के लिए। और क्यों, क्योंकि शहरों में गांव में लोगों को ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है, यानी ए होगा इसका आंसर। मैं दिखा भी देता हूँ, कैलोरी मैंने दोनों की लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी कैलोरी। ठीक है, लिखिए ना 2400 और 2400 और 2100। ठीक है, और ज़्यादा मैंने बताया भी था, मैंने अभी वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हो, मैंने बोला भी है ज़्यादा गांव में जो है वो कम इसलिए होती है, ज़्यादा इसलिए होती है कैलोरी, क्योंकि उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो एज होती है, एज ग्रुप, कौन सी पॉपुलेशन वर्किंग फोर्स किसको माना जाता है, 15 to 59 वालों को। यस और नो, आ जाओ जी ऊपर। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या आता है, ये तो यार वैसे ही बता दोगे, माइनिंग। ठीक है। कौन जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं था, कोई अंग्रेज का नाम ढूंढो। लॉर्ड कैनिंग नहीं था, अंग्रेज है ना। साउथ अफ्रीका में जो है वो किन के बीच में लड़ाई चल रही थी, वाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजॉरिटी के बीच में। इनमें से कौन सा जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, क्या बताया था मैंने, होम मिनिस्ट्री। अब बोलोगे सर सेक्रेटरी, नहीं, सेक्रेटरी आईएएस होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आईएएस आईपीएस होता है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एजुकेशन ये भी आईपीएस आईएएस होता है। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर है डेमोक्रेसी का, फ्री एंड इक्वल मतलब सारे के सारे लोग यहाँ पर इक्वल होते हैं। दूसरी बात है, बढ़िया तरीका होता है यहाँ पर रिजॉल्व सॉल्व करने का, ये ज़्यादा काउंट, तीनों सही है यार। ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात है। और ग्वांतानामो बे जो है वो अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती है, सही बात है। बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों सही लिखी हुई है बात, दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन की पीडीएफ भी जो है, ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जो है वो भी मैं आपके उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये जो क्वेश्चन है ना, एक ऐसा क्वेश्चन है जो खुद गलत दे रखा है, आप चेक करोगे ना तो मैं आपको बता दूं, हमारे लोकसभा के अंदर एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व है। सर इसमें तो 84 और ना 40, तो जो नज़दीक है ना उसको देखो। तो आप 84 या 79 में से कुछ भी लगा सकते हो, वैसे आप देखोगे दोनों में इक्वल दूरी है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो कोई भी लगाओगे तो मार्क्स देगी टीचर। कभी कभार हो जाती है, प्रैक्टिस पेपर में भी गलती हो जाती है। सारे रिलीजन को इक्वल माना जाए, इसको क्या कहते हैं, सेकुलर। ठीक है, इसमें बताना है। ये मैप का भी क्वेश्चन है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमारे बिहार की है। आ जाओ जी ऊपर वाले क्वेश्चन पे। लूनी रिवर कहाँ पर होती है, इंडियन डेजर्ट में, पता होगा। इंडियन डेजर्ट वाले में मैं बता दूं, इंडियन डेजर्ट वाले पैराग्राफ के अंदर मैंने बता रखा है। ठीक है। रिवर का फीचर बताना है, देखो मानसरोवर लेक से निकल रही है और बड़ी रिवर है, तो यानी हमारी सतलुज नहीं हो सकती, सतलुज छोटी रिवर है थोड़ी, इन तीनों में से एक है।
और देखो ज़ास्कर, नुब्रा या श्योक, यानी ये हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए जा रही है, तो इसका आंसर है सिंधु रिवर। ठीक है। हमारा किंग कौन था रशिया का? ज़ार निकोलस सेकंड। ईज़ी क्वेश्चन। ओके। न्यू हार्मनी इंडियाना यूएसए के अंदर किसने बनाई थी फैक्ट्री? रॉबर्ट ओन्स ने। नेक्स्ट वाले आ जाओ। सोशलिस्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज किया था क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में कुछ ही लोगों का फायदा होता है। दोनों बात सही है और दोनों का आपस में लेना देना है। ए होगा इसका आंसर। ऊपर वाले क्वेश्चन पूरी की पूरी पीडीएफ में सिर्फ यही क्वेश्चन है जो थोड़ा डीप पूछा गया है और जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में नहीं दे रखा। समझ सकते हो 80 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं दे रखा पीडीएफ में। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ग्योबेल्स है। ठीक है, मतलब ये पूछा गया है कि हिस्ट्री का प्रोपागेंडा मिनिस्टर कौन था? ग्योबेल था। यस सर नो। अब आ जाओ जी मैप पे। इजी है वैसे तो मैप। आ जाओ। सांबर लेक जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। और उड़ीसा तो आपको पता ही है, उड़ीसा के अंदर एक चिलिका लेक भी है। सांबर लेक की जगह चिलिका लेक भी पूछ लेगा, वो भी उड़ीसा में। मालवा प्लेटो, जैसे ये इंडिया है, यहाँ उड़ीसा पड़ेगा। ठीक है। और मालवा प्लेटो यहाँ पड़ता है। यस और नो। मालवा प्लेटो यहाँ पड़ता है। आपको पूरा मार्क करा हुआ आएगा, नहीं भी आएगा तो ऐसे मार्क कर देना, मध्य प्रदेश की साइड में और छत्तीसगढ़ का इलाका, तो मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलाइड पावर की एक कंट्री और एक्सिस पावर की एक कंट्री, तो ये जो नीचे मैप दे रखा है ना, इसमें आपको बताना है कौन सी कंट्री है। मैं आपको हिंट भी देता हूँ। ये देखो जी, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसे। मैं आपको यहाँ याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि इसी मैप पर फोकस करो, ध्यान से देखो। आपको है ना मैप में ये ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे जो है वो जर्मनी है, समझ जाना जर्मनी। जर्मनी के इस तरफ जो है ना पड़ोस में ये वाली कंट्री, ये है फ्रांस। और ये वाला जो आइलैंड कंट्री है इसका नाम है ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों की दोनों जो है वो अलाइड पावर की कंट्री है। जर्मनी जो है वो एक्सिस पावर की कंट्री है। और इटली, ये दिख रहा है आई जैसा लग रहा है आपको, ये जो इटली है यही से ही इटली कहते हैं हम। और ये हमारी एक्सिस पावर की कंट्री है। यस और नो, दो एक्सिस पावर दो अलाइड पावर की हो गई। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। देखो मेरी इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हर एक क्वेश्चन मैच करवा रखा है। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाय बाय।